हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे अगर ये इंटीग्रल हो से साइन जेड ओवर जेड इंटू डी जेड ओवर अ कर्व मोड जेड इक्वल टू 1, ये इंटीग्रल सॉल्व करना है। अगर इसमें देखा जाए, इसमें जो पॉइंट है पॉइंट है अपना z इक्वल टू 0, वो हमारी इस कर्व के अंदर आ गया। दैट मीन ये फंक्शन इस रीज़न में एनालिटिक नहीं रहा। तो अगर ये बात हो जाए कि वो जो पॉइंट है वो आपके रीज़न के अंदर आ जाए, तो जिसके कारण आपका फंक्शन एनालिटिक ना रहे, तो उसके लिए जो सेकंड रिज़ल्ट है वो लगाया जाता है। और वो सेकंड रिज़ल्ट है क्या? दैट इज़ कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला। जो सेकंड है हमारे पास काम इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए, वो क्या है? कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला। कोशी इंटीग्रल कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला करना है, जो कि ऐसे इंटीग्रल को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा जब फंक्शन एनालिटिक नहीं रहता रीज़न में। तो ये है क्या, इसकी स्टेटमेंट लिख रही हूँ, पहले वो देखो। इफ़ f of z is analytic on and inside gamma and a point पॉइंट जो है वो इस कर्व गामा में लाई कर रहा है, देन इंटीग्रल है इंटीग्रल f ऑफ z ओवर z माइनस a इंटू डी जेड ओवर आ कर्व गामा इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ ए। ये हमारा कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला है। देखो, ये कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला कह क्या रहा है कि अगर आपका इंटीग्रल कुछ इस फॉर्म का हुआ, ऊपर कुछ फंक्शन, नीचे एक लीनियर फैक्टर हुआ। अभी लीनियर फैक्टर की बात करते हैं। और जो ये पूरा इस इंटीग्रल के फंक्शन को देखा जाए, इस फंक्शन को प्रॉब्लम a के ऊपर आ रही है, पूरे फंक्शन को, और वो a पॉइंट हमारी कर्व के अंदर आ गया। देन ये इंटीग्रल फिर क्या कहता है, या ये फॉर्मूला क्या कहता है कि आप सिंपली क्या करो, अगर ऐसी बात आ जाए, जो z माइनस ए वाली, जो z माइनस ए वाला मेथड है, इसके अलावा बाकी जो फंक्शन है, बाकी जो फंक्शन पड़ा है, उसको एज ए एफ जेड ट्रीट करो। और फिर ये देखो क्या वो जो एफ जेड है वो एनालिटिक है। अगर वो एनालिटिक है तो जो इंटीग्रल का आंसर है वो क्या आ जाएगा? दैट इज़ 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ ए। यानी कि ये जो एफ ऑफ जेड है, ये जो एफ ऑफ जेड है, इसी के अंदर उठा के पॉइंट पुट कर दो, आपके इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा।
तो दैट मीन इसको कोशी इंटीग्रल फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, इसको अगर अप्लाई करें यहाँ पे साइन जेड ओवर जेड इंटू डी जेड ओवर अ कर्व मोड जेड इक्वल टू 1। आप यहाँ पे ये देखो कि जो पॉइंट है वो z इक्वल टू 0 है, जो हमारे रीजन के अंदर आ रहा है। और फिर अगर f ऑफ z देखा जाए, f ऑफ z यहाँ पे क्या है, साइन z है। साइन z जो है वो f ऑफ z का काम कर रहा है, पॉइंट कर्व के अंदर आ गया। दैट मीन कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगाएं तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ 0। अब फंक्शन आपका क्या है, साइन जेड। साइन जेड में 0 पुट करो, साइन 0 क्या होता है, 0, तो क्या आ जाएगा, 0। तो इस इंटीग्रल का आंसर 0 ही आने वाला है। जैसे सिंपली ये क्वेश्चन होता, कोस जेड ओवर जेड इंटू डी जेड ओवर अ कर्व मोड जेड इक्वल टू 1, ये होता तो क्या आ जाता, इस इंटीग्रल का आंसर क्या आएगा। इस केस में हमारा आंसर क्या आना है 2 पाई आयोटा, कोस 0 1 होता है। जैसे इंटीग्रल है से ई आयोटा जेड जेड माइनस पाई इंटू डी जेड ओवर अ कर्व मोड जेड माइनस 1 इक्वल टू 3। अब बताओ क्या आएगा इंटीग्रल का आंसर। हाँ जी बताओ क्या आएगा। देखो पाई वाला पॉइंट है, पाई वाला पॉइंट है क्या रीजन के अंदर है, कि पाई पॉइंट है हमारा 3.14, -1 करेंगे तो 2.14 आएगा, वो रेडियस से छोटा आ रहा है, तो दैट मीन पॉइंट रीजन के अंदर आ रहा है। तो कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगाएं तो आंसर क्या बनेगा। हाँ जी बताओ क्या बनेगा, 2 पाई आयोटा इंटू ई आयोटा पाई, दैट इज -2 पाई आयोटा, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो आसान है ना ये इंटीग्रल सॉल्व करना रियल के कंपैरेटिव, कि आपने अपना कंसेप्ट लगाना है। अगर कंसेप्ट आपका सही है तो आंसर आपका सही आएगा और ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे, क्योंकि रियल के कंपैरेटिव देखे काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है काम। बस आपके कंसेप्ट्स के ऊपर पकड़ होनी चाहिए कि कैसे इंटीग्रल को सॉल्व करना है। अगर वो सारा काम सही है देन इंटीग्रल सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है यहाँ पे। अब एक बात और देखो, हम कॉम्प्लेक्स के अंदर फंक्शंस के ग्राफ तो बना ही नहीं सकते, और फिर इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ। देखो यहाँ पे जो बात है कि जैसे रियल में की जाती है कि रियल में इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर द कर्व,
आपकी रियल के अंदर जो इंटीग्रल है वो एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो इंटीग्रल है वो एक्चुअल में है क्या, कि जो आपकी कर्व है, कि आपकी जो कर्व है गामा वाली, उस कर्व के ऊपर जो भी आपकी गामा वाली कर्व पड़ी है, कि जो आपकी कर्व है उस कर्व के ऊपर जो भी आपकी गामा वाली कर्व पड़ी है, उस कर्व के ऊपर, उस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स के ऊपर आपके फंक्शन की वैल्यू निकाल कर उसको ऐड किया जाता है। कि यहाँ पर वो एरिया वाली बात नहीं है कि जैसे रियल में एरिया रिप्रेजेंट करता है तो कॉम्प्लेक्स में इंटीग्रल का मतलब एरिया नहीं होता। सिंपली ये है कि जो भी आपका रास्ता है, जो भी आपका पाथ है, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स के ऊपर ये वैल्यू निकाल कर ऐड की गई है, और ऐड करके जो फाइनल आंसर आ रहा है वो हम बता रहे हैं 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए। इतना समझ आया सबको? देखो जैसे क्वेश्चन ये आ जाए कि इंटीग्रल सॉल्व करो e आयोटा z प्लस e माइनस आयोटा z ओवर z माइनस 1 z माइनस 2 इंटू dz ओवर अ कर्व मोड z इक्वल टू हाफ। सिंपली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बताओ इस इंटीग्रल का आंसर क्या आएगा? पहले तो इस क्वेश्चन को देखो, पॉइंट कौन कौन से हैं जहां पर दिक्कत आ रही है। 0, 1, 2 हमारे रीजन के अंदर कितने पॉइंट आ रहे हैं? एक ही आ रहा है ना, 0 पॉइंट आ रहा है हमारे रीजन के अंदर। अगर एक ही पॉइंट आया तो क्या करो, जो बाकी बचा, जो बाकी बचा वही आपका f ऑफ z है। जो बाकी बच गया वो सारा आपका f ऑफ z होगा। दैट मीन इंटीग्रल का आंसर क्या आएगा? अब 2 पाई आयोटा अब इस सारे में 0 पुट कर दो। 0 पुट करोगे ऊपर क्या बनेगा? 2 और नीचे क्या बनेगा? 2। ये बन जाएगा कि अगर ऐसा कोई भी फंक्शन आ जाए कि सो दैट फंक्शन का एक ही पॉइंट रीजन के अंदर हो, तो बाकी जो बच गया वही सारा क्या होगा? आपका f ऑफ z होगा। तो ये हमारे इस इंटीग्रल का फाइनल आंसर होगा। आगे जाके ये भी टॉपिक करेंगे कि जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे एक ही पॉइंट रीजन के अंदर आया, हो सकता है 2 पॉइंट भी आ जाते, हो सकता है 3 पॉइंट भी आ जाते। उनके लिए अलग से टाइप है, वो आगे जाके करेंगे। पहले ये फर्स्ट टाइप करते हैं हम। इतना क्लियर है? पहले ये बताओ सभी को। और इसी के बाद इसमें एक और बात है एक्स्ट्रा, वो क्या
कि ये फॉर्मूला एक्सटेंड भी हो जाता है कि अगर नीचे पावर कभी बढ़ जाए, नीचे अगर पावर बढ़ जाए, लीनियर फैक्टर की बजाय कुछ पावर वाला फैक्टर आ जाए, तब जो फॉर्मूला है वो क्या लगता है? If f of z is analytic on and inside the curve gamma and point A लाई कर रहा है गामा कर्व के अंदर, देन इंटीग्रल एफ जेड ओवर जेड माइनस ए n प्लस 1 इंटू डी जेड ओवर अ कर्व गामा इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा एफ एन एट पॉइंट ए डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। कि पावर अगर नीचे बढ़ जाए, n प्लस 1 हो जाए, तब जो फॉर्मूला है वो क्या लगाना है? 2 पाई आयोटा फंक्शन का nth डेरिवेटिव, एक कम बार डेरिवेटिव करना है, फिर पॉइंट पुट करना है, डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला इस तरह से एक्सटेंड हो गया अगर नीचे फैक्टर की पावर बढ़ जाए। अब इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। कि जैसे सिंपली ये क्वेश्चन आ जाए, इंटीग्रल सॉल्व करो साइन जेड ओवर जेड टू की पावर 6 ओवर अ कर्व मोड जेड इक्वल टू 1, ये आ जाए तो बताओ इस इंटीग्रल का आंसर क्या आएगा? हाँ जी, बताओ क्या बनेगा इस इंटीग्रल का आंसर? यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाए तो यही बनेगा ना, 2 पाई आयोटा डिवाइड बाय जितनी पावर है उससे एक कम का फैक्टोरियल। पावर 6 है तो नीचे क्या आएगा? 5 का फैक्टोरियल। 5 बार साइन का डेरिवेटिव, 5 बार जब साइन का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? कोस, और उसमें ये पॉइंट पुट करो कोस 0 1, तो ये आंसर बनेगा हमारा। और देख लो क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन आ जाए, इंटीग्रल सॉल्व करो e पाई जेड ओवर जेड प्लस आयोटा की पावर 3 इंटू डी जेड ओवर अ कर्व जेड माइनस आयोटा इक्वल टू 3। अब बताओ क्या आएगा? अब आप ध्यान से देखो, आपका पॉइंट है माइनस आयोटा, क्या रीजन के अंदर है?
माइनस आयोटा रीजन के अंदर आ जाएगा, तो इंटीग्रल का आंसर क्या आएगा? हाँ जी बताओ, माइनस आयोटा रीजन के अंदर आ जाएगा, तो इंटीग्रल का आंसर क्या आएगा? 2 पाई आयोटा डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल। ई पाई जेड का 2 बार डेरिवेटिव करो, क्या बनेगा? पाई स्क्वायर ई पाई जेड। और अब इसमें जेड को रखना है आयोटा। इसको सॉल्व करो तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या आ जाएगा? माइनस पाई क्यूब आयोटा। इस इंटीग्रल का ये फाइनल आंसर बनेगा। अब जैसे ये इंटीग्रल आ जाए कोस पाई जेड ओवर जेड प्लस 1 स्क्वायर इंटू डी जेड ओवर अ कर्व जेड माइनस 1 इक्वल टू 1। हाँ जी बताओ, इस इंटीग्रल का आंसर क्या आएगा? और इसका भी बताओ क्या आएगा? ई जेड ओवर 1 माइनस जेड की पावर 3 इंटू डी जेड ओवर आ कर्व जेड माइनस आयटा का मोड इक्वल टू 1। पहले इसका बताओ, इस इंटीग्रल का आंसर क्या आएगा? इसको देखो, ये क्या आएगा? इस केस में देखें, -1 जो पॉइंट है वो हमारे रीजन के अंदर ही नहीं है। -1 जो पॉइंट है वो हमारे रीजन के अंदर ही नहीं है। अगर रीजन के अंदर नहीं है तो फंक्शन इस रीजन में एनालिटिक है। तो बाय कोशी इंटीग्रल थ्योरम इंटीग्रल का आंसर क्या होगा? 0 होगा, कि हमारा जो -1 पॉइंट है वो हमारे रीजन के अंदर ही नहीं है। अगर रीजन के अंदर नहीं है तो फंक्शन इस रीजन में एनालिटिक है। तो बाय कोशी थ्योरम इंटीग्रल का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। आप इसको देखो, इस इंटीग्रल को, इसके लिए ट्राई करो। अब पॉइंट बाहर है हमारे रीजन से, तो इंटीग्रल का आंसर क्या बनेगा? इस केस में भी 0 आएगा। बट इसकी जगह अगर ये होता से मोड जेड इक्वल टू 2, अब बताओ क्या आएगा? हाँ जी बताओ क्या आएगा? अब ध्यान रखने वाली बात कौन सी है? ऐसे इंटीग्रल में यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है आपको इंटीग्रल की शक्ल में, कि हमारा जो इंटीग्रल है वो तभी सॉल्व होता है तब z माइनस ए की पावर हो, यानी कि z माइनस ए की फॉर्म होनी चाहिए पहले, तभी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे वो फॉर्म नहीं है, बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे? माइनस कॉमन निकाल कर। क्या बनेगी अब फॉर्म? ई जेड
ओवर z माइनस 1 की पावर 3 इंटू डी जेड ओवर आ कर्व मोड z इक्वल टू 2। यानी कि अब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस पाई आयोटा ई। दैट इज़ द फाइनल आंसर। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो फैक्टर है वो हमारा z माइनस ए की फॉर्म का होना चाहिए। तो अब बात की जाए आगे और कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं कोशी इंटीग्रल फॉर्मूले से रिलेटेड, मतलब इसी से रिलेटेड कोशी इंटीग्रल फॉर्मूले से, कि जैसे इंटीग्रल आ जाए साइन z ओवर z माइनस 1 z माइनस 2 इंटू डी जेड ओवर आ कर्व मोड z इक्वल टू 3। अब इसमें देखें, इसमें जो पॉइंट हैं 1 और 2, इसमें जो पॉइंट हैं हमारे 1 और 2 दोनों के दोनों कर्व के अंदर हैं। तो दैट मीन जो है जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं था वो एक से ज़्यादा हो गए, एक से ज़्यादा पॉइंट हमारे कर्व के अंदर आ गए। तो ऐसे इंटीग्रल को सॉल्व करने का तरीका क्या है, वो तरीका ध्यान से समझना कि क्या करो कि आप अपने फंक्शन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो। कि एक बार आप ट्रीट करो कि जो आपका 1 वाला पॉइंट है, आपका जो 1 वाला पॉइंट है वो कर्व के अंदर है। तो दैट मीन नीचे क्या आ जाएगा, z माइनस 1, नीचे z माइनस 1 लिख लो, जो बच गया वो सारा का सारा आप ऊपर लिख लो, साइन z माइनस 2 इंटू डी जेड ओवर आ कर्व से C1 लिख लेंगे इसको। प्लस दूसरी बार क्या करो कि जो दूसरा पॉइंट है उसको नीचे लिखो, z माइनस 2, और जो बाकी फंक्शन है उसको ऊपर लिख लो, साइन z माइनस 1 इंटू डी जेड ओवर आ कर्व C2। ये काम कर लो। तो दैट मीन अगर कभी एक से ज़्यादा पॉइंट रीजन के अंदर आ जाए, वहाँ पर इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, उसको स्प्लिट कर लेना है उसी इंटीग्रल में। कैसे करना है कि पहले एक पॉइंट रखो, जैसे 1 फंक्शन, जैसे 1 आ रहा था उसको रखा, जो बाकी फंक्शन उसको एज ए एफ जेड ट्रीट करना है, प्लस में फिर दूसरा पॉइंट रखना है, फिर जो बाकी का फंक्शन है आपको उसको एज अ फंक्शन ट्रीट करना है। ये कैसे किया जाता है, एक्चुअली में एमएससी के दौरान थोड़ा सा ध्यान में हो कि जैसे मोड z इक्वल टू 3 है, हमारी कर्व है, इसके अंदर 1b है 2b, दोनों पॉइंट आ गए 1 और 2। हमारे यहाँ पर जब पॉइंट एक से ज़्यादा हो जाते हैं फिर क्या किया जाता था, इनके ऊपर क्रॉस कट लगाए जाते थे। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर क्रॉस कट लगाए जाते थे। अगर ध्यान में हो थोड़ा सा, ऐसे कट लगाकर फिर इंटीग्रल को सॉल्व
किया जाता था। यानी कि जो C1 कर्व है, C1 कर्व का मतलब क्या है कि मैंने 2 के ऊपर क्रॉस कट लगा दिया, 2 वाले पॉइंट को रीजन से बाहर कर दिया। C2 कर्व का मतलब क्या है कि मैंने जो 1 वाला पॉइंट था उसको अपने रीजन से बाहर कर दिया, फिर इंटीग्रल को सॉल्व कर रही हूँ। क्योंकि अगर आप इतनी सी बात अगर ध्यान से यहाँ से पता चल गई, यहाँ से क्या पता चल गई कि जैसे ये इंटीग्रल कर रहे हो, cos z बाय z इंटू डी जेड ओवर अ कर्व मोड z इक्वल टू 1, आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आने वाला है? 2 पाई आयोटा। अगर मैं कर्व ये कर दूं मोड z इक्वल टू हाफ, अब आंसर क्या आएगा? हाँ जी बताओ क्या आएगा जल्दी। सेम आएगा ना आंसर आपका 2 पाई आयोटा। यानी कि मैं कर्व ऐसी कर्व उठा लूं जिसके अंदर 0 और रेडियस जो मर्जी रख दूं, r पॉजिटिव। हमेशा इंटीग्रल का आंसर क्या आएगा? 2 पाई आयोटा। दैट मीन कर्व चेंज करने से हमारे आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वही काम यहाँ पे किया जाता है कि हमने क्रॉस कट लगाने के बाद क्या किया, इंटीग्रल को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया। अब इंटीग्रल सॉल्व कर लो। इस इंटीग्रल के लिए सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या आने वाला है? हाँ जी बताओ क्या आएगा? 2 पाई आयोटा साइन 1 बाय -1 प्लस 2 पाई आयोटा साइन 2 बाय 1। ये फाइनल आंसर आ जाएगा इस इंटीग्रल का। हाँ जी बताओ सभी का यही आया है ना कि जो ये इंटीग्रल था, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट रीजन के अंदर आ जाए फिर उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप उन इंटीग्रल को उतने पार्ट्स में तोड़ लो जितने पॉइंट्स कर्व के अंदर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1 आया, पहले 1 के लिए तोड़ा, फिर 2 के लिए सेपरेट किया, दोनों के लिए सेपरेटली सॉल्व कर दो, आपके इंटीग्रल का फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को ये पॉइंट कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है? साइन z ओवर z-1 का स्क्वायर z-2 इंटू डी जेड मोड z इक्वल टू 3। अब आप मुझे इस इंटीग्रल का आंसर बताओ क्या आएगा। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइज़।